हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेस। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग अमीनो एसिड्स के टाइट्रेशन के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। और वहां पे मैंने आपको अमीनो एसिड्स के टाइट्रेशन को समझने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया, ठीक है। वहां पे मैंने आपको बताया कि एसिड्स क्या होती हैं, किन मॉलिक्यूल्स को एसिड कहा जाता है, कौन से मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनको बेस कहा जाता है, ठीक। एसिड की क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक। जब कोई एसिडिक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है तो क्या क्या चीजें होती हैं। मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में आपको बताया, ठीक है। इसके अलावा pKa के बारे में भी मैंने आपको बताया। लास्ट लेक्चर में इन सारी चीजों के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है। लेकिन उन्हीं चीजों को रिवाइज करने के लिए इस लेक्चर में हम लोग फिर से एक बार स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हुए हम लोग अमीनो एसिड्स के टाइट्रेशन में आगे बढ़ेंगे। आइसो आयनिक पॉइंट की चर्चा करेंगे, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की चर्चा करेंगे और किस तरह से आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कैलकुलेट किया जाता है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर का कुछ बेसिक व्यू आपको देना चाहूंगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अमीनो एसिड्स जो होती हैं उनके पास में नॉर्मली दो आयोनाइजेबल ग्रुप होते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया कि जो अमीनो एसिड्स होती हैं, अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स ये एसिड की तरह भी बिहेव करती हैं और बेस की तरह भी बिहेव करती हैं, ठीक है। या और सही शब्दों में अगर हम लोग बात करें तो जो अमीनो एसिड्स होती हैं वो एक वीक बेस, किस तरह का बेस, वीक बेस, वीक बेस की तरह बिहेव कर सकती हैं या फिर वीक एसिड की तरह बिहेव कर सकती हैं, वीक एसिड की तरह बिहेव कर सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। वो किस कंडीशन में है, जिस एनवायरनमेंट में है, वहां का नेचर क्या है, एसिडिक है, बेसिक है, किस तरह का नेचर है, ठीक है। अगर ये वीक बेस है तो दे हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगी, एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, सॉरी ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगी, क्या एक्सेप्ट करेंगी, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगी, ठीक है। लेकिन अगर ये वीक एसिड की तरह बिहेव करेंगी तो दे कैन डोनेट प्रोटॉन, डोनेट प्रोटॉन, ठीक है। इन सारी चीजों के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि फिजियोलॉजिकल पीएच पे अगर कोई अमीनो एसिड फिजियोलॉजिकल पीएच पे प्लेस की जाए तो उसके पास में कहां पे, एट फिजियोलॉजिकल पीएच, एट फिजियोलॉजिकल पीएच, फिजियोलॉजिकल पीएच, फिजियोलॉजिकल पीएच का मतलब भी मैंने आपको बताया था पीएच 7.4। अगर फिजियोलॉजिकल पीएच पे किसी एसिड, अमीनो एसिड को प्लेस किया जाए तो उसके पास में क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, हैविंग ए पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और एक नेगेटिव चार्ज भी होता है, हैविंग ए नेगेटिव चार्ज। दोनों तरह के चार्ज आपको यहां देखने को मिलेंगे, नेगेटिव चार्ज कब, जब फिजियोलॉजिकल पीएच पे कोई अमीनो एसिड है तो, ठीक है। इस कंडीशन में अमीनो एसिड को कहा जाता है कि ये डुअल आयनिक नेचर शो कर रहा है। डुअल आयनिक नेचर मतलब दोनों तरह के आयन्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं, ठीक है। या इस तरह का जो मॉलिक्यूल होता है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, इस तरह का जो मॉलिक्यूल होता है इसको कहा जाता है ज्विटर आयनिक मॉलिक्यूल, ज्विटर आयनिक मॉलिक्यूल। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर से आपको रिफ्रेश कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ मोटा मोटा, अगर हम फिर से यहाँ पे देखें तो अमीनो एसिड्स क्या होती हैं, अमीनो एसिड्स आर एट फिजियोलॉजिकल पीएच, एट फिजियोलॉजिकल पीएच, किस पीएच पे, एट पीएच 7.4, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, फिजियोलॉजिकल पीएच। अमीनो एसिड्स एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन, ठीक है। यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज भी है, इसलिए इसको हम ज्विटर आयन बोल। एक प्रॉपर्टी क्या हो गई, अमीनो एसिड्स
फिजियोलॉजिकल पीएच पे कैसे एग्जिस्ट करते हैं? ज्विटर आयनिक फॉर्म में, ज्विटर आयनिक फॉर्म। ठीक है, एक चीज। दूसरा, अमीनो एसिड्स को एम्फीप्रोटिक मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एम्फीप्रोटिक, एम्फीप्रोटिक मॉलिक्यूल्स, एम्फीप्रोटिक मॉलिक्यूल्स। अब एम्फीप्रोटिक मॉलिक्यूल्स किस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स दैट कैन एक्सेप्ट और डोनेट प्रोटॉन। ठीक है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और डोनेट भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था जैसे जैसे पीएच वेरी करेगा इनकी प्रोटॉन एक्सेप्टेंस या फिर डोनेशन की कैपेसिटी चेंज होती है। एक और टर्म इनको दिया जाता है एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स, एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स का मतलब ये होता है कि दैट कैन acts as एसिड और बेस। ठीक, ये सब आपस में कनेक्टेड है। अगर हम एम्फीप्रोटिक की बात करें तो दैट कैन एक्सेप्ट और डोनेट प्रोटॉन, और ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? या तो एसिड की या बेस की। ठीक, उसी तरह से एम्फोटेरिक का मतलब ये होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करें उनको क्या कहा जाता है? एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी। अब बात करते हैं अमीनो एसिड्स की कुछ और बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में। अमीनो एसिड्स के बेसिक स्ट्रक्चर को देखते हैं एक बार फिर से। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर जब मैंने बनाया था अमीनो एसिड्स का तो एक सेंट्रल कार्बन था जिसको हम लोग अल्फा कार्बन बोल रहे थे। ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम था, एक हमारा आर ग्रुप था। ठीक है, एक क्या था? हमारा आर ग्रुप था। और उसके बाद एक कार्बोक्सिल ग्रुप था, अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप जिसको कहते हैं। ठीक है, और एक हमारा NH2 ग्रुप था। ठीक, ये हमारा एक जनरल स्ट्रक्चर था किसका? अमीनो एसिड का, अमीनो एसिड्स का। ठीक है, अब यहां पे हम सबसे पहले देखते हैं कि कितने आयोनाइजेबल ग्रुप हैं। अगर हम नॉर्मली अमीनो एसिड्स में बात करें तो 2 आयोनाइजेबल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, खास करके ऐसे अमीनो एसिड जो कि नॉन पोलर होती हैं उनमें 2 आयोनाइजेबल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। एक आयोनाइजेबल ग्रुप हमारा क्या है? एक हमारा NH2 है। ठीक, दूसरा आयोनाइजेबल ग्रुप हमारा क्या है? COOH है। ठीक है, 2 आयोनाइजेबल ग्रुप हैं। नॉर्मली कितने आयोनाइजेबल ग्रुप हैं? 2 आयोनाइजेबल ग्रुप्स हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी हम लोग चार्ज्ड अमीनो एसिड को भूल जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए। बेसिक जो हमारा अमीनो एसिड है उसके पास कितने आयोनाइजेबल ग्रुप हैं? 2। एक कौन सा है हमारा? NH2। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है? COOH। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा? COOH है। अब अगर हम इन दोनों ही अमीनो ग्रुप्स को, इन दोनों ही आयोनाइजेबल ग्रुप्स को देखें, ठीक है, दोनों के पास आयोनाइज होने की कैपेसिटी है। ठीक है, दोनों के पास आयोनाइज होने की कैपेसिटी है। ठीक है, ये हमारा जो NH2 है जब ये प्रोटॉन ले लेता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है NH3+ में। इसके पास एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है, और हमारा COOH जो है इसके पास ऑलरेडी एक प्रोटॉन है। नॉर्मली ये कैसे एग्जिस्ट करता है? ये इस तरह से रहता है। ठीक है, एक प्रोटॉन लेता है फिर COOH में कन्वर्ट हो जाता है। दोनों ही जो आयोनाइजेबल ग्रुप हैं, चाहे हम NH3+ की बात करें चाहे COOH की बात करें, दोनों ही आयोनाइजेबल ग्रुप्स हैं। और जब ये आयोनाइज होते हैं तो कुछ इस तरह से इनको डिनोट किया जाता है। ठीक है, अल्फा COOH ग्रुप जब आयोनाइज होता है, ठीक है, जब ये आयोनाइज होता है तो ये इस तरह से एग्जिस्ट करता है, COO नेगेटिव प्लस एक अपना प्रोटॉन ये डोनेट कर देता है। ठीक है, सॉल्यूशन में। दूसरा जो हमारा NH3+ ग्रुप है, NH3+ ग्रुप जब ये आयोनाइज होता है तो ये एग्जिस्ट करता है कुछ इस तरह से, ये कन्वर्ट हो जाता है NH2 में और प्लस H+। ठीक है, तो ये दोनों आयोनाइजेबल ग्रुप जब अपने डिसोसिएटेड फॉर्म में होते हैं
तो कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, इस तरह से लिखे जाते हैं। एक बात यहाँ पे हो गई, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से सुनिएगा। दोनों ही आयोनाइजेबल ग्रुप जब प्रोटोनेटेड फॉर्म में है तो इस तरह से हैं, जब ये डिसोसिएट हो जाते हैं तो इस तरह से लिखे जाते हैं। ठीक है, जब मैं आपको एसिड का डिसोसिएशन बता रहा था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी एसिड मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होते हैं तो वहां पे एक कंडीशन ऐसी आती है जब डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हमने एक एग्जाम्पल लिया था एक एसिड का HA। ठीक है, मैंने इसका डिसोसिएशन आपको बताया था, वहां पे मैंने आपको बताया था कि H+ और A निगेटिव में कन्वर्ट होता है जब डिसोसिएट होता है। ठीक, वहां पे मैंने आपको बताया था कि एक कंडीशन वहां पे ऐसी आती है जब इसका कंसंट्रेशन, अनडिसोसिएटेड फॉर्म का कंसंट्रेशन डिसोसिएटेड फॉर्म के कंसंट्रेशन के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। उस कंडीशन में हम कहते हैं कि जो रिएक्शन हमारी चल रही है, जो डिसोसिएशन की रिएक्शन चल रही है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, और उसको हम लोग डिनोट करते थे एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, जिसको हम लोग कहते थे KEQ। ठीक है, के इक्विलिब्रियम। वही सेम कंडीशन यहाँ पे है, इसीलिए मैंने आपको वहां पे बताया था। ठीक है, वही सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। ये जो हमारे डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड फॉर्म्स हैं, ये कहाँ पे होते हैं, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, दोनों ही इक्वल होते हैं, दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं। ठीक है, उसी तरह से जिस तरह से हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के थ्रू डिनोट कर रहे थे, वहां पे भी हम उसको डिनोट कैसे करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के थ्रू डिनोट करेंगे KEQ। और मैंने आपको बताया था कि एसिड के केस में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसको डिनोट करते हैं KA से डिनोट करते हैं। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आयोनाइजेबल ग्रुप जो होते हैं उनका जो डिसोसिएशन होता है, मैंने आपको बताया कि उसमें डिसोसिएटेड पार्ट और अनडिसोसिएटेड पार्ट जब इक्वल हो जाते हैं, उस कंडीशन में हम कहते हैं कि अभी जो हमारा डिसोसिएशन की प्रोसेस चल रही है वो इक्विलिब्रियम में है, और उस इक्विलिब्रियम को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, K से। ठीक है, K या KEQ से डिनोट करते हैं, हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। और इस KEQ को अगर हम किसी एसिड के लिए लें तो हम डिनोट करते हैं KA से। ठीक है, KA से डिनोट करते हैं। ओरिजिनली इस K की वैल्यू बहुत ही लो होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है, फॉर ए स्ट्रॉन्ग एसिड K की वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। ठीक, अगर वहीं पे एक वीक एसिड है तो K की वैल्यू लो होती है। ये चीज मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। ठीक, और अभी जब मैं लेक्चर की स्टार्टिंग कर रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड की तरह बिहेव करते हैं। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे जो K है इसकी वैल्यू क्या होगी, लो होगी। और इसको हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिकली कैसे डिनोट करते हैं, pKa से मेजर करते हैं। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है हम लोग इसको pKa से मेजर करते हैं, और pKa इक्वल्स टू होता है -log Ka। ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। pKa की वैल्यू जो होती है -log Ka, या फिर pKa इक्वल्स टू होता है log 1/Ka। ये हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। मैंने आपको बताया कि अमीनो एसिड्स के पास में जो भी आयोनाइजेबल ग्रुप हैं, चाहे वो अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप हो, चाहे वो अल्फा अमीनो ग्रुप हो, जब वो डिसोसिएट होते हैं तो अपने आयंस में टूटते हैं। ठीक है, और एक कंडीशन वहां पे ऐसी आती है जब उन आयन के डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड पार्ट इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन, और इसको हम डिनोट करते हैं एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। ठीक है, एसिड के केस में वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka होता है। ठीक है, और Ka की वैल्यू, क्योंकि हमारी अमीनो एसिड्स क्या है, वीक एसिड है, Ka की वैल्यू वहां पे बहुत ही लो होती है, और उसको मेजर किया जाता है एक टर्म में जिसको हम लोग कहते हैं pKa। ठीक है, और pKa मेजर करने के लिए उसका फॉर्मूला होता है pKa इक्वल्स टू -log Ka। ठीक है, -log Ka से हम लोग उसको मेजर कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद बात आती है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर किसी एसिड की pKa वैल्यू
अगर किसी एसिड की, एक एसिड है जिसका pKa हाई है, ठीक है, किसी एसिड का अगर pKa वैल्यू हाई है तो उसकी प्रोटॉन लूज करने की जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है। इसका मतलब अगर किसी एसिड का pKa वैल्यू ज्यादा है तो वो एसिड क्या होगी, वीक एसिड, वीक एसिड होगी। वीक एसिड क्यों होगी, क्योंकि उसकी जो एफिनिटी है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की या इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी ऑफ प्रोटॉन डोनेशन इज लो, बहुत लो प्रोटॉन डोनेशन की कैपेसिटी होगी, इसीलिए इसको हम वीक एसिड कह रहे हैं। लेकिन अगर किसी एसिड की pKa वैल्यू लो है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड है क्यों, क्योंकि उसकी कैपेसिटी फॉर प्रोटॉन डोनेशन क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको बताया कि अगर किसी एसिड की K वैल्यू ज्यादा है, Ka वैल्यू ज्यादा है तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। K वैल्यू क्या है तो वीक एसिड। लेकिन अगर हम pKa वैल्यू की बात करें, यही याद रखने वाली बात है यहाँ पे, अगर हम pKa वैल्यू की बात करें तो pKa वैल्यू अगर ज्यादा है तो वो एसिड क्या है, वीक एसिड है। और अगर pKa वैल्यू कम है तो वो हमारी जो एसिड होगी वो क्या होगी, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगी। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ आपके समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, क्योंकि ये चीजें थोड़ी सी टिपिकल होती हैं समझने में, लेकिन इतनी भी कठिन नहीं है कि आपको समझ में ना आए। आप लोग 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो जरूर आपके समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि नॉर्मली जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, मैंने आपको अमीनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन बताया था, क्योंकि क्लासिफिकेशन मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू जो साइड ग्रुप होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी क्लासिफिकेशन का अब यहाँ पे मैं यूज करने जा रहा हूँ। ठीक, मैंने आपको अमीनो एसिड बताया था क्लासिफिकेशन, अमीनो एसिड्स का ग्रुप के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था, मोटा मोटा क्लासिफिकेशन हमने किया था। तो 2 तरह का क्लासिफिकेशन हमने किया। ठीक है, एक हमने आपको बताया था न्यूट्रल अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड बताया था, और दूसरा हमने आपको बताया था चार्ज अमीनो एसिड। और ये जो चार्ज अमीनो एसिड हमने आपको बताया था, वहां पे जो साइड ग्रुप है उसके पास में चार्ज है, ये जो हमारी साइड चेन लगी हुई है, साइड चेन या आर ग्रुप हम कहें, वो आर ग्रुप के पास में चार्ज है। ठीक है, और अगर वहां पे चार्ज है इसका मतलब देयर इज द प्रेजेंस ऑफ अनदर आयोनाइजेबल ग्रुप। ठीक है, यहां पे क्या होगा, यहां पे एक्स्ट्रा आयोनाइजेबल ग्रुप प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, एक्स्ट्रा आयोनाइजेबल ग्रुप। ठीक है, एक्स्ट्रा आयोनाइजेबल ग्रुप प्रेजेंट होगा। जबकि न्यूट्रल के केस में क्या है, केवल 2 ही आयोनाइजेबल ग्रुप हैं। कितने, 2 आयोनाइजेबल ग्रुप हैं। एक हमारा अल्फा COH है और दूसरा हमारा अल्फा अमीनो ग्रुप है, अल्फा अमीनो ग्रुप है। सिर्फ यही 2 आयोनाइजेबल ग्रुप प्रेजेंट है। किसके केस में, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स जितने भी हैं सबके केस में। लेकिन हमारे जो चार्ज अमीनो एसिड्स हैं, चार्ज अमीनो एसिड्स में मैंने आपको बताया था वो 5 अमीनो एसिड्स, जिनमें से 3 बेसिक अमीनो एसिड थी, आर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टिडीन। ठीक है, बेसिक अमीनो एसिड, और ये 3 हो गई। ठीक है, और 2 हमारी एसिटिक अमीनो एसिड, कौन सी, ग्लूटामेट और एस्पार्टेट। ये 5 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जिनके पास जो हमारा साइड चेन है वो चार्ज है। चार्ज होने का मतलब दे कैरी एक्स्ट्रा आयोनाइजेबल ग्रुप, उनके पास एक्स्ट्रा आयोनाइजेबल ग्रुप होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले न्यूट्रल अमीनो एसिड्स की। न्यूट्रल अमीनो एसिड्स के पास में क्या है, 2 आयोनाइजेबल ग्रुप हैं, और दोनों ही आयोनाइजेबल ग्रुप के लिए सेपरेट pKa वैल्यू होगी। ठीक है, दोनों ही आयोनाइजेबल ग्रुप के लिए सेपरेट pKa वैल्यू होती है। ठीक है, एक हमारा अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप है, एक हमारा अल्फा अमीनो ग्रुप है। दोनों के लिए एक एक, इसकी एक कुछ pKa वैल्यू होगी, इसकी कुछ pKa वैल्यू होगी। ठीक है, इसकी कुछ pKa वैल्यू है, इसकी कुछ pKa वैल्यू है। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं, अल्फा कार्बोक्सिल वाले को हम pKa1 लिखते हैं, या किसी किसी बुक में आपको pK1 लिखा मिलेगा।
ठीक है, तो दोनों ही सही है, pKa1 लिखो चाहे pK1 लिखो, दोनों एक ही बात है। उसी तरह से जो हमारा NH3+ वाला है या अल्फा अमीनो ग्रुप है, उसके pKa को हम क्या लिखेंगे, pKa2 या फिर pK2। ठीक है, फिर से एक बार समझिएगा, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स जो हैं उनके पास सिर्फ 2 आयोनाइजेबल ग्रुप होते हैं। ठीक है, और दोनों ही आयोनाइजेबल ग्रुप के लिए 2 pKa वैल्यूज होंगे, और दोनों को डिनोट कैसे किया जाता है, एक को हम लिखते हैं pKa1, दूसरे को pKa2 या pK1 या pK2। ठीक है, अब ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब इधर आते हैं चार्ज वाले पे। ठीक है, ये वाला आपके समझ में आ गया, चार्ज वाले चलते हैं। चार्ज वाले मैंने कहा एक एक्स्ट्रा आयोनाइजेबल ग्रुप है, जो चार्ज अमीनो एसिड्स हैं उनके पास एक्स्ट्रा आयोनाइजेबल ग्रुप है। अगर हम बेसिक अमीनो एसिड की बात करें तो इनके पास एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप है, क्योंकि अमीनो ग्रुप बेसिक ग्रुप होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप है। और अगर हम एसिडिक अमीनो एसिड की बात करें तो इनके पास में एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ठीक है, और ये दोनों ही ग्रुप क्या है, आयोनाइजेबल है। दोनों ही क्या है, आयोनाइजेबल ग्रुप है। तो मतलब एक्स्ट्रा आयोनाइजेबल ग्रुप यहाँ पे आ रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा, अब यहाँ पे टोटल कितने आयोनाइजेबल ग्रुप हो गए, थोड़ा सा उसको काउंट करते हैं। यहाँ पे चार्ज के केस में क्या है, हमारे पास एक हमारा अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, एक ग्रुप हो गया। दूसरा हमारा अल्फा अमीनो ग्रुप है। ठीक है, लेकिन एक तीसरा कहां क्या आया, हमारा तीसरा हमारा आया एक्स्ट्रा चार्ज ग्रुप, जो हमारा चार्ज्ड आर ग्रुप के पास में आयोनाइजेबल ग्रुप है। चार्ज्ड आयोनाइजेबल ग्रुप के पास में जो हमारा क्या है, चार्ज्ड आर ग्रुप के पास में जो हमारा आयोनाइजेबल ग्रुप है। अब ये आयोनाइजेबल ग्रुप चाहे NH3+ हो या फिर COOH हो। ठीक है, दोनों ही हो सकते हैं। मतलब एक तीसरा ग्रुप भी है, तो टोटल कितने हो गए, एक हो गया, दो हो गया, और 3 आयोनाइजेबल ग्रुप आ गए। ठीक है, अब इन तीनों आयोनाइजेबल ग्रुप के लिए भी अलग अलग pKa वैल्यू होगी। इसका मतलब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा pKa वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू को हम लिखेंगे pKa1, इसको हम लिखेंगे pKa2 या pK2 जो भी है। ठीक है, और ये हो जाता है हमारा pKa3। ठीक है, इसका मतलब जितने आयोनाइजेबल ग्रुप वहां पे प्रेजेंट हैं उतनी pKa वैल्यूज वहां पे डिफरेंट डिफरेंट होगी। जितने आयोनाइजेबल ग्रुप सबकी अपनी pKa वैल्यू। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि pKa वैल्यू की प्रॉपर्टीज क्या होती है, pKa वैल्यू कब कम होगी कब ज्यादा होगी, किन चीजों पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो बात करते हैं कि pKa वैल्यू किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो pKa वैल्यू को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, कोई भी अमीनो एसिड डिसोसिएट तब होगी जब वो किसी सोल्यूशन में प्लेस की जाएगी। ठीक है, और उस सोल्यूशन का पीएच क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसका आयोनाइजेशन होता है। ठीक, और उसी के अकॉर्डिंग pKa वैल्यू भी चेंज होती है। तो pKa वैल्यू डिपेंड करती है, pKa वैल्यू डिपेंड्स ऑन, ठीक है, किस पे डिपेंड करेगी, pKa वैल्यू अपने इन्वायरमेंट पे बेसिकली डिपेंड करती है। कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, किस टेम्परेचर पे हमने अमीनो एसिड को रखा है। टेम्परेचर डिसोसिएशन को अफेक्ट करेगा। सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो डिसोसिएशन को अफेक्ट करेगा, और अगर डिसोसिएशन अफेक्ट होगा तो pKa वैल्यू डेफिनेटली अफेक्ट होगी। ठीक है, दूसरा आयनिक स्ट्रेंथ क्या है, उस सॉल्यूशन की आयनिक स्ट्रेंथ क्या है, आयनिक स्ट्रेंथ। ठीक, बेसिक है, एसिडिक है, किस तरह की आयनिक स्ट्रेंथ है। दूसरा माइक्रो इन्वायरमेंट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, pKa वैल्यू डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, आयनिक स्ट्रेंथ एंड माइक्रो इन्वायरमेंट ऑफ द सॉल्यूशन।
ठीक है, जिस सोल्यूशन में वो रखा हुआ है उसकी ये सारी चीजें कैसी हैं, टेम्परेचर कम है, ज्यादा है, आयनिक स्ट्रेंथ क्या है, माइक्रो एनवायरनमेंट क्या है, इस पे डिपेंड करती है। ठीक है, और किसी अमीनो एसिड का अगर हमें चार्ज कैलकुलेट करना हो तो ओवरऑल चार्ज जो होता है, ओवरऑल चार्ज कैरीड बाय एन अमीनो एसिड is depend on pH and pKa value of the ionizable group। ठीक है, pH ऑफ द सोल्यूशन, यहां पे एक चीज जोड़िएगा, pH ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, द ओवरऑल चार्ज अगर हमें चार्ज कैलकुलेट करना हो या चार्ज किन चीजों पे डिपेंड करता है किसी अमीनो एसिड का, तो सबसे पहली बात pH ऑफ द सोल्यूशन, जिस सोल्यूशन में वो अमीनो एसिड है उसका pH क्या है, एक चीज। और दूसरी, जो हमारा आयोनाइजेबल ग्रुप्स हैं उस अमीनो एसिड्स के पास जो भी आयोनाइजेबल ग्रुप हैं, चाहे वो अल्फा अमीनो ग्रुप हो, चाहे अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, चाहे आर ग्रुप में कोई आयोनाइजेबल ग्रुप प्रेजेंट हो, जितने भी आयोनाइजेबल ग्रुप्स हैं उनकी पीके वैल्यू क्या है इस पे डिपेंड करता है। आगे चल के टाइट्रेशन में आपको अच्छे से समझाऊंगा ये सारी चीजें, ये जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि टाइट्रेशन समझने में लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। उसका रीजन ये है कि जब भी कभी आप टाइट्रेशन पढ़ते हैं या तो आप डायरेक्टली टाइट्रेशन पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, सीधे खोला और अमीनो एसिड का टाइट्रेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, या जो भी लेक्चर्स आपको मिलते हैं उस लेक्चर में भी क्या होता है, आते हैं बस सीधे स्टार्ट किया, पीके वैल्यू बताया। अब पीके वैल्यू आई कहाँ से इसके बारे में आपको पता नहीं है कि कहाँ से निकाल रहे हैं, किन चीजों पे डिपेंड करती है, इन चीजों के बारे में लोगों को पता नहीं होता और सीधे पीके पढ़ा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पढ़ा और फिर आगे बढ़ गया टाइट्रेशन में, तो वो चीजें समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ताकि आप चीजों को समझ पाए। ठीक है, तो ये इन चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अमीनो एसिड्स पे जो चार्ज होता है, हम लोग उसकी बात कर रहे थे, तो अमीनो एसिड्स पे जो चार्ज होता है बेसिकली मैंने आपको बताया दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला तो पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक, अभी अभी मैंने आपको बताया। ठीक, दूसरा क्या है, दूसरा डिपेंड करता है pKa वैल्यूज ऑफ द आयोनाइजेबल ग्रुप। ठीक, तो कुछ रूल्स यहाँ पे देख लेते हैं, ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपको किसी अमीनो एसिड का जो है चार्ज कैलकुलेट करना हो, इस पे नेट चार्ज कितना है, या फिर आपको किसी पॉलीपेप्टाइड के ऊपर कितना चार्ज है कैलकुलेट करना हो, इन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे चल के एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप कुछ चीजें जानिए यहाँ पे। अब मैंने कहा कि इन दोनों चीजों पे डिपेंड करते हैं, चलिए कुछ कंडीशन बनाते हैं। मान लीजिए एक सोल्यूशन है जिसका पीएच हायर है पीके वैल्यू से, पीएच इज हायर देन पीके, पीएच ज्यादा है। ठीक, मैंने आपको एसिड के केस में बताया था कि जब पीएच ज्यादा होता है तो क्या होता है, पीएच जब ज्यादा होता है तो वहां पे जो हमारे हाइड्रोजन आयन होते हैं या फिर जो प्रोटॉन्स होते हैं उनका कंसंट्रेशन क्या होता है, लो होता है, उनका कंसंट्रेशन क्या होता है, लो होता है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा ये भी मैंने आपको बताया था, ऐसी कंडीशन में जो आयोनाइजेबल ग्रुप्स होते हैं वो अपना प्रोटॉन लूज करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे ये सपोज दैट यहाँ पे ये हमारी एक अमीनो एसिड है, COOH है, NH3+ है। ठीक है, और इस अमीनो एसिड को हमने कहाँ रखा, हाई पीएच पे रख दिया। ठीक है, कहाँ रखा, हाई पीएच पे। अब अगर हाई पीएच पे रखा, हमारे हाइड्रोजन आयन कम है या प्रोटॉन्स कम है, तो यहाँ पे जो आयोनाइजेबल ग्रुप है, जैसे हमारा ये वाला COOH ग्रुप है और ये हमारा NH3 ग्रुप है, दोनों के पास में प्रोटॉन है। जैसे ही प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कम हुआ, ये क्या करेंगे, अपना प्रोटॉन छोड़ देंगे, मतलब यहाँ से भी प्रोटॉन निकल जाएगा, इसके ऊपर माइनस चार्ज,
यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन था, निकल गया, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। तो ओवरऑल चार्ज आपको जो दिख रहा है हाई पीएच पे, ओवरऑल चार्ज जो दिख रहा है वो कैसा है, निगेटिव है। इस कंडीशन में क्या होगा, अमीनो एसिड के ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव होगा अगर पीएच ज्यादा है तो। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर हमने ऐसे के सोल्यूशन में रखा जिसका पीएच कम है और पी के वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे पी के वैल्यू ज्यादा है, ठीक। अब अगर पी के वैल्यू ज्यादा है या पीएच कम है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे प्रोटॉन लेवल क्या होगा, यहाँ पे प्रोटॉन लेवल क्या हो जाएगा, ज्यादा। अगर पीएच कम हो गया तो प्रोटॉन लेवल क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, हाई होगा, ठीक है। अब क्या होगा, जब यहाँ पे प्रोटॉन लेवल ज्यादा हो गया तो जो आयोनाइजेबल ग्रुप आयोनाइज हुए थे, जिनके पास प्रोटॉन नहीं था, अभी क्या करेंगे, प्रोटॉन ले लेंगे, ये भी प्रोटॉन ले लेगा और इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब ओवरऑल चार्ज आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, यहाँ पे प्लस चार्ज है। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जो ओवरऑल चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा। अब वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे दो चीजें आप समझिएगा, एक तो मैंने कहा कि पीएच अगर ज्यादा है, हाइड्रोजन आयन कम हो गया, ठीक है, पीएच ज्यादा है, हाइड्रोजन आयन कम हो गया तो प्रोटॉन लॉस हो जाएंगे, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। दूसरा मैंने कहा कि अगर पीएच कम है, प्रोटॉन ज्यादा है, प्रोटॉन ये ले लेगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एक बात, ये तो पीएच की बात हो गई, ये तो पीएच की बात हो गई, भूल जाइए इसको, मैंने बता दिया, आपने याद कर लिया। अब थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, थोड़ा सा पीके की बात करते हैं। पीएच की बात हो गई, ठीक। अब थोड़ा सा पीके की बात कर लेते हैं, ठीक। मैंने आपको बताया था कि ऐसे एसिड्स जिनका पीके वैल्यू कम होती है, जिनकी पीके वैल्यू कम होती है, वो आसानी के साथ प्रोटॉन लूज करते हैं और वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। चलिए साहब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए पीके वैल्यू कम है, ठीक। आयोनाइजेबल ग्रुप की पीके वैल्यू क्या है, कम है। अब आयोनाइजेबल ग्रुप की पीके वैल्यू कम है, इसका मतलब क्या हुआ, वो आसानी के साथ प्रोटॉन लूज करेंगे, ठीक है, और कर भी रहे थे, मैंने आपको दिखाया था, ठीक। वहीं पे यहाँ पे देखिए पीके वैल्यू ज्यादा हो गई, दूसरे केस में क्या है, पीके वैल्यू ज्यादा हो गई। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे वो प्रोटॉन देने की जगह पे प्रोटॉन ले रहे थे, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे एसिडिक प्रॉपर्टी कम हुई। तो दोनों ही चीजें यहाँ पे बैलेंस, काउंटर अपने आप में बैलेंस शो कर रही हैं कि अगर पीके कम है तो प्रोटॉन क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, पीके ज्यादा है तो प्रोटॉन ले रहे हैं, ठीक है। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी क्या, कि जो भी आयोनाइजेशन है किसी भी अमीनो एसिड का, वो पीके वैल्यू पे और सोल्यूशन के पीएच पे डिपेंड करती है। दूसरा, उनके ऊपर नेट चार्ज क्या है, ये भी पीके वैल्यू और पीएच ऑफ द सोल्यूशन पे डिपेंड करती है, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि जो पीके वैल्यूज होती हैं उनको किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है, या पीके वैल्यूज किस तरह से वहां पे डिनोट की जाती हैं, कैसे हमें पता चलती हैं कि पीके की फॉलोइंग जो हमारा आयोनाइजेबल ग्रुप है उसकी पीके वैल्यू क्या होगी। तो कुछ ऐसे आयोनाइजेबल ग्रुप्स हैं जिनकी पीके वैल्यू नोन है, ठीक है। आप किसी भी बुक में जाएंगे वहां पे एक चार्ट के फॉर्म में या टेबल के फॉर्म में जो आर ग्रुप हैं या कुछ जो इंपॉर्टेंट आर ग्रुप हैं, कुछ हमारे अल्फा अमीनो ग्रुप्स हैं, कुछ अमीनो एसिड्स के, कुछ अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप हैं, उनकी जो पीके वैल्यूज हैं वो दी हुई हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पीके वैल्यूज के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, हमने आपको बताया कि जो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स होती हैं उनके पास में दो ही आयोनाइजेबल ग्रुप होते हैं। एक तो होता है अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, दूसरा है अल्फा अमीनो ग्रुप, ठीक है। अगर हम लोग अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पीके वैल्यू की बात करें, किसकी, अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पीके वैल्यू की बात करें, तो ये लो होती है, ये बहुत लो होती है, ठीक है, अराउंड 2 के अप्रॉक्स, अराउंड 2 के अप्रॉक्स होती है। कितनी, अराउंड 2 के अप्रॉक्स होती है। क्या, किसकी, अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप की पीके वैल्यू बहुत लो होती है, अराउंड 2 के अप्रॉक्स होती है, ठीक है। और अल्फा अमीनो ग्रुप की जो वैल्यू होती है, अल्फा अमीनो ग्रुप की पीके वैल्यू जो होती है ये हाई होती है, ये हाई होती है, ठीक है। तो कितने के अराउंड होती है, कुछ इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स हैं
उनको मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, और कुछ अमीनो एसिड्स के आर ग्रुप के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कुछ की वैल्यू मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, लेकिन अगर आपको सारे अमीनो एसिड्स की पीके वैल्यूज चाहिए तो आप किसी भी किताब में जा सकते हैं, वहां पे सारे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। पीके वैल्यूज की बात कर रहे थे। ठीक, अमीनो एसिड्स में जितने भी आयोनाइजेबल ग्रुप होते हैं, मैंने बताया सबका अपना पीके वैल्यू होता है। ठीक है, नॉर्मली जो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स हैं उनके पास 2 आयोनाइजेबल ग्रुप होते हैं, उस हिसाब से उनका पीके वैल्यू है। तो कुछ इंपॉर्टेंट आयोनाइजेबल ग्रुप्स की हम लोग यहाँ पे पीके वैल्यू की बात कर लेते हैं। ठीक, हमारा जो COH है, COH जो अल्फा COH ग्रुप है, बेसिकली उसका जो पीके वैल्यू होता है वो अराउंड 2 के अप्रॉक्स होता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हैं, जैसे कि प्रोलीन का होता है 1.99, फेनाइलएलानिन का होता है 1.83, सिस्टीन का होता है 1.96, हिस्टीडीन का होता है 1.82, एस्पार्टेट का होता है 1.80। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। ठीक, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है जो अल्फा अमीनो एसिड होता, अल्फा अमीनो ग्रुप्स होता है, उनका पीके वैल्यू वेरी करता है 9 to 10.5 के बीच में। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 9 to 10.5 के बीच में होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे एस्पराजीन का होता है 8.80। ठीक है, और लाइसिन का होता है 8.95। तो ये दोनों आपको याद रखना है, इन दोनों को छोड़ के बाकी सब 9 से 10.5 के बीच में होते हैं। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स आर जो कि जिनके पास आयोनाइजेबल या आप कहें कि पोलर आर ग्रुप्स होते हैं, या कुछ आर ग्रुप्स का हम लोग पीके यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि टायरोसिन। टायरोसिन का जो आर ग्रुप होता है उसका पीके, उसकी पीके वैल्यू होती है 10.07, सिस्टीन का 8.18, लाइसिन का 10.53। सबसे इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, एक ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। लाइसिन का 10.53, हिस्टीडीन मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिस्टीडीन का 6 होता है। हिस्टीडीन का जो आर ग्रुप है उसका जो पीके वैल्यू है वो 6 है। आर्जिनिन का 12.8 होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्जिनिन का 12.8 है। और ये दोनों भी इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमारे एसिडिक अमीनो एसिड हैं, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट। एस्पार्टेट का 3.65 और ग्लूटामेट का 4.25। ये इतना आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ये सारे आप याद रखेंगे तभी आप आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैलकुलेट कर पाएंगे। वैसे ज्यादातर केस में दिया रहता है, आपको एग्जाम में दिया रहेगा, लेकिन अगर आपको याद रहता है तो ये अच्छी बात है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं आइसोइलेक्ट्रिक और आइसोआयनिक पॉइंट की। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो यही है आइसोइलेक्ट्रिक और आइसोआयनिक पॉइंट क्या होते हैं, और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आइसोआयनिक एंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोआयनिक एंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आइसोआयनिक पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहले पॉइंट की यहाँ पे बात हम करेंगे पीएच के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आइसोआयनिक पॉइंट एक ऐसा पीएच है, क्योंकि आइसोआयनिक पॉइंट बात कहाँ पे आएगी, जब हम किसी अमीनो एसिड को किसी सोल्यूशन में डालेंगे तो उस सोल्यूशन का पीएच, आइसोआयनिक पॉइंट उस सोल्यूशन का ऐसा पीएच है, एक ऐसा पीएच भी आएगा, वो पीएच जिस पीएच पे नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन लॉस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन गेन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक ऐसा पीएच जिसपे भी नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज कितना है, नेगेटिव चार्ज कितना है, वो बराबर हो जाए पॉजिटिव चार्ज के। और नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब मॉलिक्यूल हमारा प्रोटॉन लूज करेगा, प्रोटॉन छोड़ेगा, उस समय क्या होगा,
उस समय निगेटिव चार्ज बढ़ेगा, उस पर निगेटिव चार्ज हो जाएगा। और उसी पॉइंट पे प्रोटॉन गेन के थ्रू क्या होगा, प्रोटॉन गेन के थ्रू जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो भी निगेटिव चार्ज के इक्वल हो जाए। इसका मतलब अमीनो एसिड में जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही निगेटिव चार्ज हैं, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब जो हमारा अमीनो एसिड है आइसो आयनिक पॉइंट पे वो कैसा होगा, ज्विटर आयनिक फॉर्म में होगा, ज्विटर आयनिक फॉर्म में होगा। इस समय पे क्या होगा, ज्विटर आयनिक फॉर्म क्या होगा, प्रीडोमिनेट करेगा। क्यों, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है। अगला पॉइंट आता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एक ऐसा पीएच है, ठीक है, ये क्या है, ये एक ऐसा पीएच है जिस कंडीशन में जो अमीनो एसिड हैं, जो हमारा मॉलिक्यूल है सॉल्यूशन में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी माइग्रेशन शो नहीं करता है, ना तो वो निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है ना ही पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है, एक ही जगह पे पड़ा रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई माइग्रेशन शो ना करे, ऐसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे, ऐसे पॉइंट को या ऐसे पीएच को हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक। और अमीनो एसिड्स के केस में, और अमीनो एसिड के केस में अगर हम बात करें, अमीनो एसिड के केस में आइसो आयनिक पॉइंट, आइसो आयनिक पॉइंट मतलब आइसो आयनिक पॉइंट वाला पीएच, आइसो आयनिक पॉइंट इज इक्वल्स टू आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बराबर होता है। मतलब अगर हम कहें कि कोई अमीनो एसिड अपने आइसो आयनिक पॉइंट पे है, मतलब उसके पास पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो इसका मतलब उसी कंडीशन में क्या होगा, वो अपने आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे भी होगा, मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई माइग्रेशन शो नहीं करेगा। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट और आइसो आयनिक पॉइंट अमीनो एसिड्स के केस में इक्वल होते हैं। अब बात करते हैं कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, ठीक, मैंने आपको बताया कि नॉर्मली तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे इसकी बात करते हैं, ठीक। सबसे पहले बात करते हैं ऐसे अमीनो एसिड्स की, अमीनो एसिड्स विद टू आयोनाइजेबल ग्रुप्स, टू आयोनाइजेबल ग्रुप्स, जिनके पास सिर्फ 2 आयोनाइजेबल ग्रुप हैं, अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स विद 2 आयोनाइजेबल ग्रुप। और वो 2 आयोनाइजेबल ग्रुप क्या है, एक अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप है एंड दूसरा अल्फा अमीनो ग्रुप है, ठीक है, सिर्फ 2 ही आयोनाइजेबल ग्रुप हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इसके पास में एक पीके होगा, इसके पास में एक पीके होगा, ठीक है, pK1 pK2, इन दोनों पीके वैल्यूज का जो एवरेज होगा वही उस अमीनो एसिड का क्या है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों पीके वैल्यूज का एवरेज ले लेंगे, मतलब PI इक्वल टू, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को PI से डिनोट करते हैं, PI इज इक्वल्स टू pK1 प्लस pKa2 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज ले लिया हमने। ये उस केस में हुआ जब हमारी अमीनो एसिड अनचार्ज है, जिसके पास में सिर्फ 2 ही आयोनाइजेबल ग्रुप प्रेजेंट हैं, उनके केस में ये हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास एक ऐसी अमीनो एसिड है जिसके पास में एक्स्ट्रा चार्ज ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, अमीनो एसिड ऐसी है जिसके पास में क्या है, एक्स्ट्रा चार्ज ग्रुप प्रेजेंट है विद आयोनाइजेबल आर ग्रुप, आयोनाइजेबल आर ग्रुप है। अब इसके पास में क्या हुआ, एक तीसरा आयोनाइजेबल ग्रुप आ गया, मतलब एक तीसरी पीके वैल्यू प्रकट हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, pKa1 है, pKa2 भी है और pKa3 है, ठीक है, pK लिखिए, pK लिखिए, मैंने आपको बताया था pK 3 pK है, ठीक। अब यहाँ पे अगर आपको आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना हो तो इन तीनों का एवरेज नहीं लेना है, आपको ये देखना है कि सबसे क्लोजेस्ट पीके वैल्यूज कौन सी हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एवरेज तो लेंगे, एवरेज ऑफ क्लोजेस्ट पीके वैल्यू, क्लोजेस्ट टू क्लोजेस्ट,
जो दो ऐसी पीके वैल्यूज हैं, दो एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, टू क्लोजेस्ट पीकेए वैल्यूज, दो क्लोजेस्ट पीके वैल्यू हम ढूंढेंगे जो सबसे पास पास की हो। जैसे एक 8.4 है तो दूसरी हमारी होनी चाहिए 7.8 या फिर 7.86, मतलब एकदम पास पास की हो। जो दो क्लोजेस्ट पीके वैल्यूज होंगी उनका हम एवरेज ले लेंगे, वही उस अमीनो एसिड का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होगा। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई अमीनो एसिड ऐसी है जिसके पास सिर्फ दो आयोनाइजेबल ग्रुप हैं, तो दोनों ही आयोनाइजेबल ग्रुप्स की जो पीके वैल्यूज हैं उनका हम एवरेज ले लेंगे, दैट इज द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है। दूसरा, अगर कोई अमीनो एसिड ऐसी है जिसके पास एक्स्ट्रा चार्ज ग्रुप है, मतलब आर ग्रुप जो उसका है उसके पास भी चार्ज है, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो हमारी तीनों पीके वैल्यूज हैं उनमें से दो जो क्लोजेस्ट पीके वैल्यू होंगी उनका हम क्या करेंगे, उनका हम एवरेज ले लेंगे, दैट इज द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे अभी तक जो भी मैंने आपको बताया। टाइट्रेशन को शुरू करने से पहले सारे के सारे बेसिक पॉइंट थे जो आपको अमीनो एसिड के बारे में याद रखने हैं। ठीक है, अब अमीनो एसिड से हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है, टाइट्रेशन ऑफ अमीनो एसिड, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। कुछ एग्जांपल के साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से अमीनो एसिड्स का टाइट्रेशन होता है, कैसे वहां पे प्रोटॉन का लॉस होता है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट भी हम कुछ अमीनो एसिड्स का कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से जो भी मैंने आपको फॉर्मूले बताए इनको यूज करते हुए हम लोग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।